जो आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय मुरारी लाल जी वर्मा सर, उनका माल्यार्पण करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर मनोज अपूर्वा सर, जो कि जैलिन हॉस्पिटल से हैं। आप आएँ और डॉक्टर अपूर्वा सर मुरारी लाल जी वर्मा का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भारतीय संस्कृति में अतिथियों के लिए एक विशेष जगह दी गई है अतिथियों को, और अतिथियों का स्वागत और सत्कार हमारी एक लंबी परंपरा रही है। हर वक्त होठों पर आपकी हंसी हो, हर पल दिल में आपके खुशी हो, सितारे भी ज़मीन पर आ घेर ले आपको, ऐसी चांद की तरह चमकती आपकी ज़िंदगी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुरारी लाल जी वर्मा सर, रिटायर्ड आरएस। इसके पश्चात मैं डॉक्टर मानस जैन मैम जो कि आज के समारोह की विशिष्ट अतिथि हैं, उनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर हर्ष मैम, जो कि राजकीय सेवा में हैं। आप आएँ और मानस जैन मैम का स्वागत सत्कार करें। तमन्नाओं से भरी हो ज़िंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल, दामन भी छोटा लगने लगे मैम, इतनी खुशियाँ दे आपको आने वाला कल। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के पश्चात मैं गोपाल सिंह जी नथावत, जो कि एडिशनल कमिश्नर हैं जीएसटी में, सीनियर आरएस है, मैं उनका स्वागत सत्कार करने के लिए ललित मेवाड़ा सर को बुलाना चाहूँगा कि आप आएँ और उनका माल्यार्पण करें, उनका स्वागत सत्कार करें। आदरणीय गोपाल सिंह जी नथावत सर। दुआओं में एक दुआ है हमारी, जिसमें मांगी है हर खुशी तुम्हारी, जब भी मुस्कुराएं आप दिल से, समझ लेना दुआ कबूल हुई हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद गोपाल सिंह जी नथावत सर। माल्यार्पण किस कड़ी को यहीं विराम देते हुए इसी कड़ी में मैं सीमा मैम, जो कि वीडियो हैं, बिंदिया जी को मैं इनवाइट करूंगा कि आप आएँ और सीमा मैम का स्वागत सत्कार करें। सीमा मैम की पर्सनैलिटी जो है और सीमा मैम की जो मुस्कान है, वो यहाँ की कृष्णा अकेडमी का एक, आप यूँ कहें कि एक लोगो है कृष्णा अकेडमी का। और सीमा मैम को आपने पहले कभी नहीं देखा है, और जिन्होंने भी जो आगे और फ्यूचर में देखना चाहते हैं, उनके लिए एक सटीक लाइन बैठती है कि जो शख्स तेरे तसव्वुर से महक जाए, जो शख्स तेरे तसव्वुर से महक जाए, सोचो तुम्हारे दीदार से उसका क्या हाल होगा। इसके पश्चात मैं कृष्णा अकेडमी के ऑनर आदरणीय ललित जी मेवाड़ा सर का स्वागत सत्कार करने के लिए बुलाना चाहूँगा डॉक्टर मनोज अपूर्वा सर, कि आप आएँ और ललित मेवाड़ा सर का स्वागत सत्कार करें। स्वागत समारोह की कड़ी को यहीं विराम देते हुए आज के इस समारोह के जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय मुरारी लाल जी वर्मा सर, आपके बीच में मौजूद हैं, और आप रिटायर्ड आरएस हैं। चूँकि ये सेमिनार जो है वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएस के लिए रखा गया है, और ऐसे वक्ताओं को हम लोगों को बहुत कम सुनने को, और ऐसे वक्ताओं से बहुत कम रूबरू होने को हमें मौका मिलता है। फैकल्टी मेंबर्स की जो बात है आप हमेशा सुनते आए हैं, और जब भी आप क्लास में जाएंगे आप लोग हमेशा उनसे रूबरू होते रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे विशेष हस्तियां ऐसी मौजूद हैं जो कि सही दिशा में हमें मार्गदर्शन दे सकती है, क्योंकि आज तो आरएस की तैयारी करने के लिए बहुत सारे विकल्प हमारे पास मौजूद हैं। आपकी हथेली में जो मोबाइल है, आप उसको क्लिक करोगे और आपको सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन जब सर आरएस बने थे, मान के चलिए कम से कम आज के 35-40 साल पहले की बात है, उस समय में इतनी सुविधाएं मौजूद नहीं थी। उस समय में ग्लोबली ऐसा नहीं हुआ था। उस दौर में, उस परिस्थिति में आरएस बनना वाकई काबिले तारीफ है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर मुरारी लाल जी वर्मा सर, रिटायर्ड आरएस। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर मुरारी लाल जी वर्मा सर को मैं आमंत्रित करूंगा कि आप आएँ और अपने ज्ञान से, अपने वचनों से बच्चों का उद्धार करें, उनका मार्गदर्शन करें। आरटीएस में सेलेक्ट हुआ, तहसीलदार सेवा से मेरी
नौकरी की यात्रा शुरू हुई। 2010 में एसडीएम रहा, 2015 में एडीएम रहा, और फिर ऐसे ही हमारे सीनियर स्केल, फिर सिलेक्शन स्केल, ये मेरी एक सर्विस की यात्रा रही थी। अब मैं गांव के परिवेश का था, मैं मेरे ही अनुभव बताऊंगा आपको, ज़्यादा औपचारिकताएं नहीं लूँगा। मेरे अनुभव से ही अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम गांव के व्यक्ति थे, वहाँ कोई मोबाइल वगैरह नहीं थे। 87-88 की बात थी ये, कोई गाइडेंस नहीं थी। आज तो कोचिंग वगैरह है, छोटे छोटे शहरों में है, कस्बों में है, लेकिन हमारे समय में तो ये कोचिंग वगैरह भी नहीं थी। बहुत बड़े शहरों में हुआ करती थी, तो वहाँ अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे हम। अब यहाँ विषय ये है कि भाई आरएएस की तैयारी आप कैसे करें। आरएएस की तैयारी में एक जुनून होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए आप में। ये मायने नहीं रखता है कि आप 3rd डिवीज़न हो, 2nd डिवीज़न हो या गोल्ड मेडलिस्ट हो, इट डजेंट मैटर। क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो आप समझें कि हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर फैकल्टी में गोल्ड मेडलिस्ट होता है। अब उनका सिलेक्शन तो नहीं होता। बहुत से ऐसे हैं 2nd डिवीज़न है, 1st डिवीज़न है। ये तो एक ऐसा होता है कि भाई आपने बीएससी, एमएससी 1st डिवीज़न से किया है, तो इससे ये एक आइडिया लगाया जाता है कि आप मेहनती हो, आपने मेहनत करी है, आप में वो है कि आप शुरू से, जैसे 1st डिवीज़न आया कोई बच्चा, एक बच्चा 3rd डिवीज़न आया, तो इसका मतलब है कि 3rd डिवीज़न वाले बच्चे ने किताबें कम देखी है, कम मेहनत करी है, उसने ज़्यादा करी है। लेकिन ये एग्ज़ाम आरएएस है तो इसका सिलेबस है, उसके हिसाब से अगर वो 3rd डिवीज़न वाला बच्चा अगर ज़्यादा मेहनत करता है और 1st डिवीज़न वाला सोता रहता है, तो वो खरगोश कछुआ वाली बात है कि वो जाकर वहाँ पास में रहा और कछुआ निकल गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि गोल्ड मेडलिस्ट हो चाहे और हो, 3rd डिवीज़न हो, इससे कोई मायने नहीं रखता। आप अब से तैयारी कर रहे हो तो आपको डेडिकेशन और आपका जुनून होना चाहिए, और आपको एनसीईआरटी किताबें और 3री-4थी की किताबों से लेके 12वीं तक की किताबों का ज़रूर अध्ययन करना चाहिए, मेरा मानना है। और आपको सभी कहते भी हैं, आप मोटिवेशन स्पीच वगैरह सुनते हो लोगों की, तो आपको कहते भी हैं यही बात। इसका एक मैं अनुभव बताऊं आपको। जब मैंने आरएएस दिया था तो एक प्रश्न आया था कि राजस्थान के लोग वीर क्यों होते हैं। तो लोगों ने लिखा ये ब्लड है, ये वीरों की धरती है, ये पता नहीं क्या क्या लिखा है ना। अच्छी बात है, लेकिन मैंने 4थी क्लास को एक ट्यूशन, मैं वैसे ट्यूशन पढ़ाता था है ना, 4थी को 5वीं को गांव के अंदर यही मिलते थे है ना। तो हम पढ़ने वाले थे तो कह देते थे अच्छे घराने के लोग के साथ हमारे बच्चे को पढ़ाओ, तो हम पढ़ा देते। तो 4थी क्लास की किताब में ये प्रश्न था कि राजस्थान के लोग वीर क्यों होते हैं, और उसका उत्तर मैंने पढ़ा हुआ था, उसको पढ़ाया हुआ था, तो मेरे वो ध्यान आ गया दिमाग में। इसका ये था आंसर कि राजस्थान में सर्दी में अधिक सर्दी पड़ती है, गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है, तो यहाँ के लोग संघर्षशील हो जाते हैं। और दूसरा ये रहता है कि यहाँ खान पीन बाजरे का, मोटे अनाज का होता है, तो इसलिए उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है। अब चाहे बाजरा खाएं अपन या नहीं खाएं, ये एक अलग बात है, लेकिन इसका प्रश्न का उत्तर है ये रहता, ये रहा। तो 5 नंबर का प्रश्न आया था, मेरे को बड़ी खुशी हुई कि 5 नंबर का प्रश्न अपने सही कर दिया। बाकी लोगों ने लिखा हम
फलाने के वंशज हैं, हमारे धरती वीरों की है, ये ऐसा है, ठीक है, लेकिन जो तथ्यात्मक चीज़ है तो वो तो यही रहेगी। तो वो मेरे को तो आपको मेरा कहना है कि यदि आप चौथी, पाँचवीं, छठी, आठवीं जो भी किताबें NCERT की है उसको आपको अध्ययन करना चाहिए। आपके घर में कोई बच्चा, छोटा भाई बहन है तो उसको भी कभी कभी आप पढ़ाओगे तो सही रहता है। और आपको ये जो समय मिला है ये 5-7 साल 10 साल का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल 7 साल का समय। इसमें यदि आपने कुछ कर लिया तो आपके जीवन की दशा और दिशा वो बदल जाएगी। अगर आप कहीं नौकरी लगते हो, ये मेहनत तो 3-4 साल की है, बाद में तो आपका जीवन उसी पर निर्भर करेगा। आपने जो मेहनत करी है 3-4 साल में, वो आपका पूरा जीवन उधर होगा, दशा और दिशा निर्धारित कर देगा आप। और इन 3-4 साल में आपने दोस्तों के चक्कर में रहे और सामाजिक कार्यक्रम हैं, घर में शादी है और है, ठीक है, एंजॉय करो, लेकिन आपको इतना भी नहीं कि आप समय पूरा आप देवें। या ऐसे दोस्त भी आपके नहीं होने चाहिए जो सारे दिन बातूं नहीं करें या और है, या आजकल तो दोस्त हैं मोबाइल चलाते हैं, है ना, या पता नहीं कहाँ। तो वो क्या है कि संगत आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपको पढ़ाई में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। मैंने देखा है कि जयपुर वगैरह जैसे बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ कोचिंग के ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं कि कम से कम 500 बच्चे, वहाँ कम से कम तो 500, तो वो भीड़ है, उसमें जाके क्या करेगी। मेरी बच्ची अभी गई थी 8-7 महीने पहले, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को वहाँ जयपुर छोड़ो, जयपुर छोड़िए। तो 500-600, उन्होंने कहा कि सब 500 तो मिनिमम है, ज़्यादा 1100 तक बच्चे हमारे बैठेंगे इस हॉल में, है ना। और वो जो आप भी देखते होंगे, राजवीर सर हैं, है ना, वो बड़े अच्छे लहजेदार कहानी की जैसे तो कह देते हैं, लेकिन वो कहानी पूरी आप RS में थोड़ी लिख पाओगे। वो तो आपको याद कराने के लिए एक कहानी से बना दिया, लेकिन आप हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी में आप वो थोड़ी लिख दोगे। वो तो आधे मज़े तो यूँ कराते हैं कि भाई बच्चों का मन लग जाए, अच्छी बात है, लेकिन वो जितना बताते हैं, जितना बोलते हैं, उसका तो बहुत थोड़ा सा अंश ही आपको चाहिए। लेकिन ऐसा है कि भाई विज्ञापन अच्छा होता है, बच्चे रहते हैं कि भाई ठीक है मेरे कहानी समझ में आ गई है। अब कहानी समझ में आ गई तो नोट्स तो आपको बनाने हैं, आपके मरे बिना स्वर्ग नहीं आता है। आप ये सोचो कि सारे गाइडेंस यही दे दें। कोटा में भी आज हैं और हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, विज्ञापन हैं। कुछ कोटा के अंदर मैंने देखे थे कि हज़ार LN वगैरह के हैं, तो वहाँ मेरा किसी उनके पढ़ाने वालों से कहीं थोड़ा संपर्क हुआ, तो मैंने पूछा, वहाँ मेरी सर्विस वहाँ भी रही थी थोड़े दिन, तो उन्होंने कहा साहब ऐसा ये भीड़ तो आती है, हम पूरी भीड़ पर ध्यान नहीं देते हैं, हम उन्हीं बच्चों पर ध्यान देते हैं जो 90+ आए हुए हैं किसी के, उन बच्चों का अलग बैच बना लेते हैं, और पढ़ाने वाले हैं उनको भी कह देते हैं इनको आप इंटरेक्शन करो, इनको आप रोज़ बताओगे, संभालोगे। क्योंकि वो जो बच्चे 30, 40, 50 है ना, उन पर मेहनत करेंगे, बाकी तो यूं ही हैं। उनको पास होने के बाद में उनकी फ़ोटोएं छाप देंगे बड़ी बड़ी, वो विज्ञापन हो गया उनके लिए। सबको नहीं मिल पाता। अगर आपको मेहनत करनी है तो आप छोटे ग्रुप में आप मेहनत करोगे तो आपका इंटरेक्शन होगा। बहुत बड़े ग्रुप में भीड़ में जाने से कोई मतलब नहीं है।
और फिर आपके मरीज स्वर्ग आएगा। 70-80% तो आपकी मेहनत है, 30% 20% है वो आपकी गाइडेंस है और आपको माहौल मिलता है। तो इसलिए क्या है कि आप में एक तो जुनून होना चाहिए और एक डेडिकेशन होना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पीछे वहाँ कितने मार्क्स आए हैं, मैं पढ़ पाऊँगी नहीं पढ़ पाऊँगी, है ना। नहीं, आप बन सकते हो, कर सकते हो, लेकिन ये 2 साल का जुनून आप में होना चाहिए। आपकी संगत भी ऐसी होनी चाहिए, आपको यही दिखना चाहिए। हमने तो बहुत ऐसे ऐसे देखे हैं जो 3rd डिवीज़न 2nd डिवीज़न बच्चे और बन गए, लेकिन वो मेहनत करते हैं। उनको ये है कि भाई मुझे ये नोट्स बनाने हैं। आप जैसे आजकल इस पर देखते हो मोबाइल पर, ठीक है देख लिया, लेकिन देखने से काम नहीं चलेगा। आप ऑन नोट्स अपने नोट्स बनाइए और उसको दो क्लास में जो पढ़ाया उसको, ताकि उसको जो जितना पढ़ाया उसको और संक्षिप्त करके अपन उसको याद करने की स्थिति में अपन रही। और आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछें। सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट, तो इसमें मजिस्ट्रेट को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुरारीलाल वर्मा सर को आप लोग सुन रहे थे, और बहुत एक अच्छा सा समय लिया आपने और अपनी पूरी बातें बताई आपको। और इन्होंने सर ने जो बातें बताई है ना, मैं आपको एक बात इनका शॉर्ट में आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो अब मैं हमारे बीच मौजूद आदरणीय गोपाल सिंह जी नथावत जो कि RS हैं और एडिशनल कमिश्नर है GST से, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि आप आएँ, गोपाल सिंह जी नथावत सर, और अपने उद्बोधन से बच्चों का मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियां बजा दें गोपाल सिंह जी नथावत सर के लिए। आप सबने BSc भी BA तो कर ली होगी, सबने कर ली BSc BA। तो RS की एग्ज़ाम भी पहले अटेम्प्ट कर रखा है कि किसी ने RS की एग्ज़ाम पहले दे रखी है? पर कौन सा टाइम दिया आपकी बार? सेकंड है आपकी बार दे रहे हो आप, है ना? 2 बार है ना, बिल्कुल। हाँ। तो सर ने कुछ 2-3 चीज़ें बताई थी कि स्वयं के मरने से ही स्वर्ग मिलता है, और एक संगत, और एक कहा था कि 2nd डिवीज़न 3rd डिवीज़न। कितने लड़के हैं यहाँ पे जो 1st डिवीज़न है? 12th 10 काफ़ी अच्छे हैं। तो उन्होंने बताया था कि एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती। सर की बातें, दोनों बातें मेरे ऊपर भी लागू होती है। मैं 10th में भी 2nd डिवीज़न था, 12th में भी 2nd डिवीज़न था, और BA में जो मैंने की उसमें भी 2nd डिवीज़न था। MA में मैंने 2nd डिवीज़न थी, कभी भी 1st डिवीज़न नहीं की है। गांव में रहते थे, हमारे गांव से लगभग 10-12 किलोमीटर कॉलेज था। वहाँ पे स्कूल 8वीं तक गांव में स्कूल थी। 8वीं के बाद कालाडेरा एक जगह है, वहाँ से 8-10 किलोमीटर पैदल ही जाते थे, और पैदल ही आते थे, वहीं पे पढ़ते थे हम। तो संगत का असर ये 2007 के अंदर मैं यहाँ पे आया था। तो साथ में आने के पश्चात हमारा ग्रुप बना। मैं टच हुआ ललित मेवाड़ा सर से, ये हम साथ ही तैयारी करते थे। मैं, ललित सर थे, जो अजमेर ADM सिटी लगी हुई है मैडम ज्योति ककवानी, वो हमारे साथ तैयारी करते थे। एक प्रद्युमन जी थे, वो भी हमारे साथ तैयारी करते थे। तो इनका संगत था, ललित जी का था, ज्योति मैडम का था, इनका संगत मेरे को मिला यहाँ पे, और इनके संगत का प्रभाव बहुत ही अच्छा हुआ। और उस टाइम पे जो क्या पढ़ना है क्या नहीं करना, इनके साथ बैठ के, इनके साथ डिस्कस करके, इनके साथ चल के इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। दूसरी चीज़ ये है कि पहले RS होती थी सब्जेक्ट बेस पे, और अब RS हो रही है ओवरऑल सब्जेक्ट, यानी कि सभी जो विषय हैं उनका ज्ञान होना ज़रूरी होता है। तो सब्जेक्ट तो इसमें अंदर आपको मायने नहीं है, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। रुचि है आपकी जिस सब्जेक्ट के अंदर, उसको ज़्यादा दीजिए।
अरे मेरी थी गांव के अंदर पढ़ते थे इंग्लिश, उस टाइम पे 8वीं क्लास से शुरू होती थी। उसके बाद से हमने पढ़ना शुरू किया तो अंग्रेज़ी मेरी आज तक कमज़ोर है। ललित सर से मैं कई बार तैयारी करते थे, डिस्कस करते थे, तो इंग्लिश में मेरे फर्स्ट RS दी थी मैंने, तो प्री हो गई थी, मैथ्स नहीं हो, मैथ्स प्री हो गई थी, मैथ्स दिया था तो मेरे अंग्रेजी में नंबर आए थे मात्र 12। तो ललित सर से पूछा तो ललित सर ने ये सब ने यही कहा कि एक सब्जेक्ट को मायने नहीं रखता, आपका एक कमज़ोर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे सब्जेक्टों पर तैयारी करें। पॉलिटिकल साइंस फिलोसॉफी था, तो दूसरे सब्जेक्टों पर तैयारी करके उन पर पकड़ बनाई। इंग्लिश में नो डाउट मेरे 25 से ऊपर कभी नंबर नहीं आए। मैंने 4 अटैम्प्ट दिए, 3 में मेरा सिलेक्शन हुआ, 3 RS में हुआ, और लास्ट में मेरी 210वीं रैंक बन के असिस्टेंट रजिस्ट्रार में इसमें सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन इसमें ज्वाइन नहीं किया मैंने। तो कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है तो इसका ये मत मानो कि आप उस सब्जेक्ट के अंदर कमज़ोर हो, जबकि आप दूसरे सब्जेक्ट है, उस दूसरे सब्जेक्ट के अंदर उसमें पकड़, उसमें मजबूत बना हुआ कि दूसरे सब्जेक्ट के अंदर आपके 100 में से 100 आने चाहिए। जैसे मेरे पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट था, तो पॉलिटिकल साइंस में मेरे हमेशा 90+95 मार्क्स ही आते थे। तो जो दूसरा आपका कमज़ोर है उसको दूसरी जगह आप कवर करो, जिस क्षेत्र में आप मजबूत हो वहाँ पे कवर करो। अब तैयारी करने के लिए क्या है, 2 चीज़ें हैं इसमें, एक प्री है, एक मेंस। अभी जैसे वैकेंसी नहीं निकली है, अभी आपके लिए तैयारी करने का टाइम होता है। अभी जैसे सर गाइडेंस दे, बुक्स है, अभी ये कोचिंग है, इसके हिसाब से आप मेंस की तैयारी है उस हिसाब से शुरू करो। प्री की तैयारी क्या होती है, समुद्र के अंदर दूरियां नापनी होती है, आपको उसको गहराई में नहीं उतरना है। जितना ज़्यादा आप ग्रहण कर सको, जितना ज़्यादा पढ़ सको, जितना ज़्यादा नॉलेज ले सको, वो चीज़ें आपको पढ़नी है प्री के अंदर। यानी कि आपको केवल समुद्र के ऊपर उसकी देखनी है दूरी, और जब मेंस होगी तो मेंस के अंदर नापनी पड़ेगी आपको गहराई। ज़्यादा नहीं भागना है, लिमिटेड बेसिक टॉपिक है वो चीज़ें उठानी है, जो सिलेबस उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उस चीज़ के ऊपर पूरी गहराई तक उस चीज़ को, जो भी आपको यहाँ पे मटेरियल मिले, जो जैसे सर गाइडेंस करे, जो आपके पास बुक्स है, उन चीज़ों को आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा। अब इसके लिए ध्यान रखने वाली चीज़ें, वैसे तो सर ने अपने अनुभव से काफ़ी चीज़ें बता दी है कि अपने को क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए। मैं आया था तो मेरे बड़े भाई साहब है, सर तो उनसे परिचित है, ललित सर भी परिचित है, उनका मेरे जीवन के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। मैं जीरो था, कुछ भी नहीं आता था, यहाँ पे आया था तैयारी करने के लिए। तो गांव से जैसे मैंने MA की तो यहाँ पे कहा कि तू तैयारी कर ले आगे, तो यहाँ पे तैयारी शुरू करेगी, सर के साथ मिला तो उनका गाइडेंस ऐसे जुनून और डेडिकेशन। तो वो एक ही बात कहते थे कि मैंने ये कहता था मैं तो सेकेंड डिवीजन हूँ, कैसे RS की तैयारी करूँगा, कैसे होगा। मैं IAS की मैंने कभी एग्ज़ाम नहीं दी क्योंकि मेरे को लगता था कि इसमें मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा था कि तो जंगल में जब कोई जा रहे हो शिकार करने के लिए, मान लो हिरन का जा रहे हो, खरगोश के लिए जा रहे हो, और आपको वहाँ पे शेर मिल गया तो क्या करोगे। तो आपको शिकार करने जाते वक्त अपने पास अस्त्र सारे होने चाहिए। तो सबसे बड़ी राजस्थान की एग्ज़ाम होती है, जितने भी सर्विस है उनमें सबसे बड़ी एग्ज़ाम थी RS की। तो अगर तो तैयारी शुरू कर RS की, तो कहीं ना कहीं तो तेरा सिलेक्शन होगा। यानी बड़ा अगर शेर का शिकार नहीं होगा तो छोटा शिकार तो हो ही जाएगा। तो उनका प्रेरणा देने का जो था वो काफ़ी रहता था। एक ही बात, वो 2-3 चीज़ें कहते थे मेरे को। एक तो उन्होंने मेरे को रटाई दिया था, करत करत अभ्यास के जन्मित हो सुजान, रसरी आवाजात है सिल पर परत निशान। यानी जो पत्थर होता है, उस पत्थर के ऊपर भी बार बार कुएं से पानी खींचते हैं तो पत्थर के ऊपर भी निशान हो जाता है। तो कहते ये जो कमजोरी है, सेकेंड डिवीजन है, तैयारी नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। जितना अभ्यास करोगे उस अभ्यास से पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाता है। तो ये तो क्या चीज़ है, कोई भी विद्यार्थी जितना अभ्यास करेगा हर चीज़ का नॉलेज ले सकता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ उन्होंने कही थी, अब तू वहाँ से छोड़ चुका है, तो सर भी रूम ही लेके रहते थे। हाँ सर, आप भी रूम ही लेके रहते थे उस टाइम पे अजमेर में, तो हम इनके रूम पे कई बार रुकते थे। तो 5 चीज़ें थी सर का। एक तो रहता था सुबह और शाम ध्यान लगाना, यानी ध्यान का इनका परफेक्ट टाइम होता था। तो मैं भी इनके साथ वहाँ पे ध्यान लगाया करता था सर के साथ। तो दूसरी चीज़ मेरे भाई साहब ने मेरे को बताई थी, काग चेष्टा बकोध्यान, यानी कौवे जैसे चतुर, बुगले जैसे ध्यान रखो कि कब आपके सामने से जा रहा है, क्या चुनना है आपको। काग चेष्टा बकोध्यान स्वान निद्रा, यानी कि आपको नींद भी उसके हिसाब से आनी चाहिए, तुरंत जग जाओ आप क्या हो रहा है क्या नहीं। अल्पाहारी गृह त्यागी, यानी कि यहाँ पे जो आते हैं अजमेर में लगभग ज़्यादातर गांव के भी होते हैं, शहर के बच्चे भी हैं। आजकल गृह त्याग तो जो शहर के हो तो घर की कर सकते हैं। तो ये 5 गुण होने चाहिए। तो मेरे भाई साहब ने ये मेरे को 2 श्लोक है, रोज़ मेरे को सुबह बोलते थे, रोज़ शाम को बोलते थे। जब भी कॉन्फिडेंस लूज होता था उस टाइम पे बोलते थे। इन्हीं 2 चीज़ों की वजह से जो संगत थी हमारी, उस संगत की वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं कोई इंटेलिजेंट लड़का नहीं था, किसी प्रकार का
कोई ओवरऑल कभी मैंने डिप्रेशन कुछ भी नहीं लिया था। उसके बाद लेकिन ये दो चीज़ें रही, एक तो मेरे भाई साहब के जो जुनून, डेडिकेशन, उनका मोटिवेशन, और एक सर का जो संगत का असर था, वो संगत का असर बहुत भारी पड़ा। संगत के असर के संबंध में 4 चीज़ें हैं। आपने कभी प्लस प्लस सुना है? प्लस प्लस बराबर क्या होता है? प्लस होता है। यानी कि तैयारी करने के लिए जो चीज़ें हमें करनी है, गाइडलाइन है, वो तैयारी चीज़ें करने के लिए जो गाइडलाइन है, अगर हम वो करेंगे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट प्लस ही मिलेगा। एक होता है माइनस माइनस है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। माइनस माइनस का मतलब होता है तैयारी करने के लिए यहाँ पे अपन सूत्र बदल रहे हैं, उसके बराबर होगा हाँ प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो यानी कि जो आपको चीज़ें नहीं करनी है वो आप नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट भी प्लस रहेगा। अब जैसे तैयारी करने के लिए आपको भाई आपका एक सिलेबस हो गया, उस सिलेबस को अपने सामने रख लीजिए। हर सब्जेक्ट, अब पूरे सब्जेक्ट है तो उसका सिलेबस सामने रख लीजिए। एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए आपके पास, उस टाइम टेबल को पूरा पालन करना जरूरी है। सर ने कहा कि आप 3 साल भूल जाओ। मैं 2007 में आया था, 2007 से लेकर 2010 जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ मैंने गाँव ही नहीं गया था, केवल अजमेर में रहा था, यहीं पर तैयारी की थी। होली, दीपावली, शादी, किसी कुछ भी हो, 3 साल में पूरा अजमेर रहा था, अजमेर से बाहर गया ही नहीं यहाँ से पूरे 3 साल। ये 4 जो चीज़ थी प्लस है, यानी कि जो आपको तैयारी करते वक्त जो चीज़ें करनी है कि आपको ये बुक्स पढ़नी है, टाइम टेबल का पालन करना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, फालतू में कहीं घूमना नहीं है, मोबाइल ज़्यादा नहीं देखना है। आजकल तो मोबाइल में थोड़ा सा आपने यूट्यूब या फेसबुक शुरू किया तो कब पता नहीं 10 मिनट का 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे ऐसे टाइम निकल जाता है। तो प्लस जो आपको चीज़ें करनी है आपने वो नहीं की तो क्या होगा, इसका रिजल्ट माइनस, यानी कि आप में जो सक्सेस की वो गारंटी कम हो जाएगी। एक चीज़ होती है माइनस, यानी जो चीज़ें नहीं करनी है वो आप कर रहे हो तो उसका रिजल्ट भी माइनस ही होता है। तो प्लस प्लस का मतलब होता है यानी तैयारी करने के लिए जो जो चीज़ें अपने को करनी है, जैसे पढ़ना है, जैसे आगे बढ़ना है, उसी हिसाब से अपने को चलना है। अब दूसरी चीज़ होता है, जैसे मैम ने बताया 2 चांस दे लिए, यहाँ पे मैम दी हुई है 2 चांस। कई बार क्या होते हैं अपन काफ़ी तैयारियाँ कर लेते हैं, 2-2, 3-3 साल वैकेंसी भी RS की, एक वैकेंसी 3 साल लगती है। हमारे टाइम पे 3 साल में 3 पेपर हो गए थे, 7 का हो गया था, 8 का हो गया था, और 10 का भी 7 हो गया था, और 12 का भी हो गया था। तो उन चारों में प्री में तो सब में निकला, और मेंस में भी मैंने 3 बार मेरा सिलेक्शन हुआ है। ज्वाइन मैंने 1 में ही किया था जो अभी है, और 2 में ज्वाइन नहीं किया था। उससे पहले मेरा स्कूल लेक्चरर में भी सिलेक्शन हो गया था पॉलिटिकल साइंस से 2008 में। यानी कि पूरा डेडिकेशन और जुनून और संगत, और तीसरी चीज़ है मोटिवेशन। ये सारी चीज़ें आपको अभी है उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। और सर ने बताया जैसे धार्मिक या कुछ है तो ये एक अंदर से क्या होता है, अपने एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। अपन जैसे किसी भी धर्म के हो, किसी भी देवता को मानते हो, अपने किसी भी चीज़ को मानते हो, तो उसके अंदर आप सुबह शाम 10 या 15 मिनट के अंदर ध्यान लगा कर बैठोगे तो आपके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी। उस पॉजिटिव एनर्जी का आपके ऊपर, पूरे दिनचर्या के ऊपर उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, और आप चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। ललित सर का अनुभव है वो काफ़ी पुराना है, ये दिल्ली से भी तैयारी किए हुए सर। हम तो आए थे, किताबें भी नहीं पूछते थे कौन सी किताबें लेनी है, सर से पूछते थे सर इसमें क्या ले, हम हिस्ट्री में कौन कौन सी किताबें पढ़े, पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन सी किताबें पढ़े। तो सर हमें किताबें भी देते थे और गाइड भी करते थे साथ साथ में। और एक हमारा अच्छा ग्रुप बन गया था, माहौल भी अच्छा बन गया था उस टाइम पे, और उसमें सिलेक्शन भी उस टाइम खूब हुए थे 2007 और 8 के बीच में। तीसरी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो जैसे मैम ने 2 बार दिया कि हम 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल तैयारी करना करते सोचते, एक प्रकार से जब सिलेक्शन नहीं होता है तो मन में घबराहट से होने लग जाती है, असफलता का भाव आ जाता है कि यार अपने से नहीं हो रहा है। तो इस संबंध में एक आपने सुना होगा कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर गौरी ने कितनी बार आक्रमण किया। वैसे तो इस इतिहास में 2 बार ही कहा जाता है, लेकिन मोटिवेशन देने के 17 बार आक्रमण किया, उसने कभी हार नहीं मानी। एक राजा था जो गुफा में फंस गया, वो हार गया था, चारों तरफ से गिर गया। एक मकड़ी बार बार चढ़ती, बार बार नीचे गिरती, लेकिन वो अंत में वहाँ पे चढ़ने में सफल रही, तो उसको भी प्रेरणा मिली, उसने अपना राज्य वापस हासिल किया। तो इस प्रकार से ये होता है कि अपने अंदर जो एक असफलता को मत बनाओ। इस संबंध में जीव विज्ञानी ने एक प्रयोग किया था कि एक शार्क वेल थी, उस शार्क वेल को एक जार में बंद कर दिया, उस जार, बड़ा जार था, उस बड़े जार के अंदर डाल दिया, और उसके अंदर चारा मछली डालता। जैसे छोटी मछलियाँ डालता तो शार्क मछली आती है उनको खा जाती। मैंने उसने ऐसे किया, शार्क मछली आती उनको खा जाती, रोज़ डेली का ये काम था। फिर उसने क्या किया, एक महीने बाद उसने बीच में एक पारदर्शी शीशा रख दिया,
ताकि वो शार्क मछली दूसरी तरफ नहीं जा सके। दूसरी तरफ जैसे ही वो डाली, चारा मछली शार्क की आदत थी कि इनको खाना है मेरे को, तो वहाँ पे गई, फिर शीशे से टकरा के वापस आई। उसने बार बार प्रयास किए, कई दिनों तक प्रयास किए, लेकिन वो पारदर्शी शीशे के बाहर नहीं जा पाई। पारदर्शी शीशे के नीचे तो शार्क के मन के अंदर एक बैठ गया कि अब मैं उनको नहीं खा सकती, यानी मैं उनकी तरफ जा ही नहीं सकती। तो 2-3 महीने बाद उसने किया, विज्ञानी ने उसको वापस निकाल लिया, जो पारदर्शी शीशा लगाया था उसको वापस निकाल दिया। चारा मछली भी उधर घूम रही है, शार्क मछली भी उधर घूम रही है, अब उनको वो खा ही नहीं पा रही। उसके अंदर वो बैठ गई है कि मैं इनको खा ही नहीं सकती। जैसे हाथी होता है ना, हाथी को एक छोटा सा रास्ता होता है, उससे पैर से बांध देते हैं, वो आराम से तोड़ा सकता है, उसमें बहुत ताकत होती है, लेकिन उसके अंदर एक मानसिकता बैठ गई कि मैं इसको तोड़ ही नहीं सकता। तो एक दो असफलता होने से आपको ये मानसिकता नहीं बैठानी, परिस्थितियाँ परिवर्तित होती है। आप प्रयास करोगे, बार बार प्रयास करोगे, मेहनत करते रहोगे, जो सिलेबस है अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइन आपको मिल रही है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप प्रयास करेंगे। मैम हमारे टाइम इंटेलिजेंट है, इनका सिलेक्शन हुआ था, उस टाइम पे हम देते थे कि हम भी इनकी जैसे तैयारी करें, काफ़ी लोग मिले थे हमें। तो आपको ये मानसिकता अपने अंदर नहीं बिठानी है कि हाँ एक बार असफल हो गया, 2 बार असफल हो गया, 3 बार असफल हो गया, मैं सफल हो ही नहीं सकता। सफल हो सकते हैं, और इसमें तो कई मेरे दोस्त हैं अकाउंट्स में, वो 7वीं बार RS का अटेम्प्ट देके प्रॉपर RS में चयन हुआ उनका। जैसे कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अच्छे लोगों को इंटरव्यू पढ़े और तैयारी करें। तैयारी करने के लिए अभी तो आपके जैसे प्री है, प्री में जितना ज्ञान ग्रहण कर सको, जितना विस्तृत दायरा फैला सको उतना फैलाओ। मेंस होगी, उस टाइम पे दायरा सीमित करना है, गहराई में उतरना है अपने को। जितना आपका सब्जेक्ट का, जितना टॉपिक का आपको नॉलेज होगा और जितना बेस्ट लिख पाएंगे आप, उतना होगा। दूसरी चीज़, ये जैसे सर ने बताया, मैम ने चर्चा की थी सुबह, कि ये तो एक प्रकार से क्या है, फास्ट फूड है, तो ये ज़्यादा आप खाओगे तो नुकसान करेगा फास्ट फूड। इसको लिमिटेड यूज करना है अपने को। चीज़ें हैं, आप नोट्स बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बुक से बनाओ, या क्लास में पढ़ रहे हो उनको टेली करो। बुक्स में बुक्स पढ़ेंगे अपन, लेकिन दिशा नहीं मिल पाएगी। अपन कह सकते हैं पढ़ने की बुक्स पढ़ने की चाहिए, लेकिन दिशा है ना वो कोचिंग से मिल पाती है, सही अपने को किस हिसाब से पढ़ना है। अब मान लो एक नया बैट्समैन है और उसके सामने ब्रेटली आ जाए, तो खेल पाएगा क्या उसको? वो तो टेक्निक, जो दिशा उस चीज़ को जानता है, पिच को जानता है, बॉलिंग को समझता है, वही खेल पाएगा। तो ये एग्ज़ाम भी ऐसी है, इसमें आपको टाइम दे रहे हो, आप टाइम देने के साथ साथ इसमें आपको दिशा भी सही मिलनी चाहिए, आपके पास मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए। आप शिकार करने जा रहे हो तो आपके पास पूरे संसाधन भी होने चाहिए, बुक्स भी पूरी होनी चाहिए, माहौल भी आपको उसी प्रकार का मिलना चाहिए। तो मैं नो डाउट ललित सर के बारे में कह सकता हूँ कि इनका जो मोटिवेशनल इनका जो रहता है वो बहुत ही शानदार रहता है। मैं खुद इसके सामने हूँ, हम इनकी संगत में रहे थे और वास्तव में इनसे बहुत प्रेरणा मिलती थी। हम देखते थे कि सर कैसे इनको इतना नॉलेज है इन चीज़ों का। हम उनको बार बार पढ़ते थे, सर से पूछते थे ये आपको इतना कैसे निकल, ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो। तो इन चीज़ों को हमने सीखा है इनसे। तो संगत अच्छी रखो, आप वैसे दोस्त रखो जिनसे आप डिस्कस कर सको। डिस्कशन बहुत ज़रूरी है इसमें। आप 2 या 3 लोगों का ग्रुप बनाइए, उसमें डिस्कशन कीजिए चीज़ों का। जितना ज़्यादा डिस्कशन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नॉलेज होगा। और तो सर है वैसे आप यहाँ पे मैम है और काफ़ी कुछ बता चुके हैं। कभी कोई इस संबंध में पूछना हो जैसे तैयारी कैसे क्या, नोट्स ज़रूर बनाना। नोट्स भी 2 टाइप के बनाना, एक तो विस्तृत बनाना और 7 दिन के अंदर उनका रिवीजन करना। 7वें दिन लेके एक दूसरी कॉपी और लेना खाली। 7 दिन के अंदर रोज़ आप बैठो, 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 1 घंटा भी नोट्स बनाओ आप, 2 घंटे पढ़ रहे हो 2 घंटे भी नोट्स बनाओ आप। नोट्स बनाएंगे, पहले बार बनाओगे विस्तृत बनेंगे, थोड़े बड़े बनेंगे। सप्ताह के अंदर उसी नोट्स का रिवीजन करो आप। नोट्स का रिवीजन करोगे तो उनमें भी आपको की पॉइंट मिलेंगे, उनके शॉर्ट दूसरे रजिस्टर में बनाओ। फिर जब एग्ज़ाम के टाइम पर रिवीजन आएगा तो वापस आप रिवीजन करोगे तो तीसरे प्रकार के नोट्स बनाने जो एग्ज़ाम के 5 से 10 घंटे के अंदर उनका रिवीजन हो जाए, तो आपको जो सबसे पहली बार नोट्स बनाए ना वो पूरे दिमाग में क्लियर हो जाए। किसी चीज़ को रटना नहीं है, उसको समझना, की पॉइंट समझने हैं। ट्यूशन के की पॉइंट समझोगे, भाषा अपनी होगी, लिखना अपनी भाषा में। आप एज इट इज किताब की भाषा नहीं लिख सकते, आप एज इट इज दूसरों को प्रॉपर याद करेंगे वो चीज़ नहीं लिख सकते हो। केवल आपको कीवर्ड याद होनी चाहिए, कीवर्ड से उनको प्रेजेंट कैसे कर सकते हो आप उन चीज़ों को, वो आपके दिमाग में होने चाहिए। लेकिन जितना टेबल और कुर्सी पर बैठ के लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा फायदा रहेगा। ऐसे नहीं बुक पढ़ ली उसके अंडरलाइन कर लिए, उससे फ़ायदा तो होगा। अभी तो अंडरलाइन करने वाला ये है क्योंकि प्री आपको फैलाव करना है। आपको जितना ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव नॉलेज होगा उससे ज़्यादा प्री अपने मेन पहला उद्देश्य प्री करना, दूसरा मेंस के लिए। तो आप जैसे कई चीज़ें ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी बुक से पढ़ रहे हो, आपके सर ने नोट्स पढ़ा दिए बुक से ही पढ़ रहे हो,
तो आप दोनों को लेके बैठिए और अपने अपने खुद के नोट्स बनाइए, जो आपको किताबों में कई बार गलत आती है। लक्ष्य सर अपन पढ़ते थे, है ना ललित सर? तो उसमें कई चीज़ें ऐसी आती थी जो हम डिस्कस करते थे, फिर ललित सर ये हमारे साथ थे, ज्योति मैडम थी, प्रद्युमन जी, किताबें निकाल के एक ही रूम में रहते थे, किताबें निकाल के लाते थे और वहाँ से बताते थे कि ये इसका सही होगा, और उसको भी डिस्कस करते थे। क्लास में पूरा डिस्कस होता था इन चीज़ों का हमारे। चलो धन्यवाद। और कोई हो तो आप। और वही घटना हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर मानक जैन मैम। मानक जैन मैम के लिए मैं बता दूं कि कई सालों से ललित सर की टीचर है और कई सालों से कृष्णा एकेडमी में जब भी कोई फंक्शन होता है या जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है हमेशा हमारे लिए खड़ी होती है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें मानक जैन मैम के लिए। PhD गाइड। और ललित सर जो है बिल्कुल जो PhD कर रहे हैं ना मैम के अंडर में ही कर रहे हैं, कंप्लीट हो गई है ललित सर की, और मानक मैम के अंडर में ही किया था इन्होंने। एक बार फिर से तालियां बजा दें मानक मैम के लिए। ये हमारे बीच में ये सभी RS हैं, और मानक मैम है जो अभी भी प्रोफेसर की पोस्ट है, अभी भी टीचर है हमारे लिए, और इनका बहुत बड़ा स्थान है हमारे लिए। आप इनकी बातों से निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। मानक जैन। रेस्पेक्टेड डाइस, मेरे दो भुजाएं मेरी बैठी है, डॉक्टर मनोज जी और ललित जी, और आप सब जिनके लिए मैं ये कामना लेकर आई हूँ कि आप किसी न किसी पद पर अगली बार जब मिलेंगे तो ये बोलेंगे मैडम मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया है। तो ये इस आशा और विश्वास के साथ मेरे दो बड़े लोगों ने बोल दिया जो बोलना था। मेरे पास बचा कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, सिर्फ एक या दो बात मैं आपके लिए बोलूँगी कि बेटा 3 साल बहुत कठिन परीक्षा देनी है और फिर 30 साल आपको आराम करना है। पहली बार जब मैं अपने प्रोफेसर से मिली थी तो उन्होंने मुझे देखा बहुत बिल्कुल वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड, हर चीज़ सलीके से, तो उन्होंने मुझे एक ही बात कहा, या तो तुम इस सलीके में रह लो या तुम पढ़ाई कर लो। तो क्योंकि ज़्यादा टाइम अपने को फिट रखने में, अपने को सलीके से रहने में खर्च हो जाता था, तो पढ़ने में तो कुछ दिमाग लगता ही नहीं था। तो उन्होंने जब मुझे एक बात कही जब मैं पहली बार मिलने गई, तो कि 3 साल कठिन परिस्थितियों में रह लो, और वास्तव में वो जो टिप थी जो आप दोनों सर ने दी वो बिल्कुल सटीक है। बेटा ये कपड़े, ये जूते, ये मोबाइल, ये फ़ोन, ये सहेलियाँ, ये होटल, ये पार्टी, ये पिकनिक, जब आप ऑफिसर बन जाओगे, जब आप लाल बत्ती, हरी बत्ती, नीली बत्ती जो सर ने बोली है वो उसमें बैठ के आओगे ना, तो फिर पूरी ज़िंदगी जब तक अपन रिटायर नहीं होंगे ना तब तक वो अपने साथ चलेगी। इसलिए सबसे पहले सारी चीज़ों को भूल के, जो कहते हैं ना हमारे जैन धर्म में कहते हैं साधु जीवन, वो अपने को संयमित भोजन, नियमित पढ़ाई और सद्व्यवहार, ये 3 चीज़ें अपने को रखनी ही होगी। और आप ये मत सोचो कि पता नहीं सर कहेंगे मुझे ये नहीं आता तुमको, ये तो कल पढ़ाया था। ऐसा नहीं है बेटा, नहीं आता, इसीलिए तो हम आपकी कोचिंग में हैं। और इसीलिए आप लोग बड़ी कोचिंग में नहीं गए जहाँ 10,000 स्टूडेंट बैठते हैं। आपने ये कोचिंग क्यों चुनी कि 10 स्टूडेंट है तो हमारा कम्युनिकेशन हमारे टीचर से, हमारे डायरेक्टर से, हमारे सीनियर से होता रहेगा। और जब हम अपनी जिज्ञासाएं इस तरह से शांत नहीं करेंगे छोटे ग्रुप में, तब तक हम अपने फंडे क्लियर नहीं कर पाएंगे। आदरणीय ललित सर, मैं उनसे निवेदन करूंगा जो कि फाउंडर और चेयरपर्सन है कृष्णा एकेडमी के, इनको पास में बहुत लंबा अनुभव है। आप इनसे जो है अपना उद्बोधन लें और इनकी बातों पर अमल करें, निश्चित रूप से आपका RS में सिलेक्शन होगा। आदरणीय ललित मेवाड़ा से। आदरणीय मुरारी लाल जी सर, मेरी PhD गाइड और गुरु डॉक्टर मानक जैन मैम, मेरी प्रेरणा स्रोत मेरी श्रीमती सीमा मैडम,
गोपाल साहब बहुत पुराने मित्र, आरएस ऑफिसर, और आज भी आरएस ऑफिसर वाला कोई एटीट्यूड नहीं, आज भी वही पुराने मित्र, वैसे ही दोस्त मेरे प्रिय मित्र मनोज जी, डॉक्टर मनोज अपूर्वा, प्रिय साथियों और यहाँ पधारे हुए सभी स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, सभी जितने की पॉइंट्स थे उन पे काफ़ी डिस्कशन हो चुका है। हम लोग तो वैसे क्लास में रोज ही मिलेंगे और टाइम टू टाइम हम लोग डिस्कस करते रहेंगे इन बातों पर दो चार बातें, जैसे कृष्णा अकेडमी के सिलेबस थोड़े लंबे रहते हैं। कारण ये कि अभी जैसे खान सर ने बोला, हम टीचर्स को बाउंड नहीं करते, बच्चों को पता है, क्लासेज में आप लोग पता कर सकते हैं, टीचर्स को कभी नहीं कहते कि कोर्स जल्दी करिए। उनको ये कहा जाता है कि जितना डिटेल हो, जितना डीप हो, जैसे रीट के बच्चे हैं या सेकंड ग्रेड के, आरएस के, तो सबको हम ट्राई करते हैं कि इतना गहरा पढ़ा दें कि बच्चा उस सिलेक्शन के उस लेवल तक पहुंच जाए। क्योंकि अगर वो अगर पीछे रहा तो फिर फीस भी दी है, यहाँ इतनी दूर से बच्चा आया है, पेरेंट्स ने किन परिस्थितियों में फीस को अरेंज किया है, तो वो रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। बच्चे लगभग, मतलब एक हमारा सेकंड ग्रेड का बैच था, 70 बच्चे सेलेक्ट हुए, लगभग 70-72 बच्चे। उस बैच को हमने वो बैच क्या हुआ कि बच्चे जल्दी आ गए, भर्ती नहीं आई थी, तो बच्चों का सब बैच शुरू हुआ, तो हमने कर दिया। 1 साल पढ़े, मतलब ऐसा नहीं है कि फीस भी हमने दोबारा ली हो, वो नहीं है, फीस एक बार लेते हैं, पर लगातार पढ़ाते हैं। टेस्ट 2 पढ़ो, टेस्ट 2 पढ़ो, दोबारा पढ़ो, समझ में नहीं है और पढ़ो। मतलब फीस ठीक है, एक पैटर्न है, लेना पड़ता है, एक फॉर्मेलिटी है, टीचर्स को भी पे करने पड़ते हैं, पर जो हमारा फोकस रहता है वो रहता है आपके सिलेक्शन पे। आप सेलेक्ट तो हम सेलेक्ट हो, आप सेलेक्ट नहीं तो फिर हमारा क्या उतना वो सेटिस्फैक्शन हमको नहीं होता है। तो आपकी सफलता नहीं हमारी सफलता है। ये हमारा ध्येय रहता है कि बच्चों को किस तरह से सफलता के पास ले जाए। बाकी हम एक परिवार की तरह यहाँ इंस्टीट्यूट में रहते हैं। आदरणीय मुरारी जी सर, माणक मैम, गोपाल सर, ललित सर, मनोज सर, खान सर, सलीम भाई, महेश भाई, पूरा स्टाफ, हर्षजी, सभी को मेरा नमस्कार। और इतने इत्मीनान से जो बच्चे इतनी देर से सारी बातें सुन रहे हैं, तो लग रहा है कि वास्तव में आप सीरियस कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर आएंगे। मैं अपनी स्पीच शुरू करूँ उससे पहले मुरारी लाल जी सर के बारे में बताना चाहूँगी कि उन्होंने जो कहा कि भाई ऐसी ऑफिसर थी हमारी और बहुत अच्छी है, उनका बड़प्पन है, सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर सर जितने सरल साधारण हैं उतना ही असाधारण उनका व्यक्तित्व है। मैं सर के लिए एक बार चाहूँगी कि जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए। सर के साथ मैंने 4 साल लगभग काम किया है और सर ने इस अजमेर डिस्ट्रिक्ट में एक साथ 5 पोस्ट का काम संभाला है। मतलब आप ACO, CO, ACO, ADM 5 पोस्ट का काम आपने संभाला। और बड़े ताज्जुब की बात है कि 5 पोस्ट का काम संभालने के बाद भी कभी भी मैंने सर पर कोई शिकन नहीं देखी, कोई टेंशन नहीं देखा, कोई तनाव नहीं देखा। क्योंकि जितने सहज और साधारण तरीके से ये अभी आपके साथ बात कर रहे थे, उतने ही सहज और साधारण तरीके से ये अपने स्टाफ के साथ, अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ इनका बिहेव रहता था। आज भी वही सौम्यता सर के व्यवहार में बनी हुई है और सर ने हमारे बहुत एक मतलब छोटे से निवेदन को स्वीकार किया और अपना समय निकाल कर आए। सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गोपाल सर के लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि गोपाल सर भी, आप दोनों जो मेरे हस्बैंड हैं, ललित सर और गोपाल सर का एक भाइयों जैसा व्यवहार है। और देखिए, आपकी व्यक्ति जब सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है तो उसके अंदर जो ईगो, घमंड दिखता है वो आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। और वही व्यक्ति वास्तव में एक असाधारण व्यक्तित्व का धनी होता है, जो जितना भी सफल हो, कितना भी सफल हो, किसी भी शिखर पर पहुंचे, लेकिन पैर उसकी जमीन पर ही होने चाहिए। मानक मैम जो है हमारे लिए तो बड़ी दीदी की तरह है और हमेशा हमारे सुख में, दुख में, परिवार के किसी भी कार्य में आपने हमेशा बड़ी बहन बनकर हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है। आपके मार्गदर्शन से हमने काफ़ी कुछ सीखा है। तो मानक मैम के लिए भी बहुत हम लोग वास्तव में दिल से आभारी हैं। हाँ, मनोज साहब भी मेरे मतलब ब्रदर की तरह ही हैं। और आज ये जो यहाँ है ना पूरी टीम, ये इसीलिए है कि वे अगर कृष्णा अकेडमी का कोई छोटा सा भी कोई काम है तो आप हमेशा सदैव तैयार रहते हैं। खान सर की एंकरिंग से आप लोग प्रभावित हो ही गए होंगे। खान सर जितनी अच्छी एंकरिंग करते हैं उतना ही अच्छा साइंस पढ़ाते हैं। आपने कभी पढ़ी नहीं है तो खान सर से आप जरूर पढ़िए। और कृष्णा अकेडमी का साथ आपने कभी भी नहीं छोड़ा, आज भी हमारे साथ उसी तरह से खड़े हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं फिर भी आपकी एंकरिंग
से प्रभावित हो मैंने सर को कहा कि भाई खान सर को बुलाओ आप एंट्री के लिए, और सर ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं 1 मिनट डिस्टर्ब करूँगा। मैंने सिर्फ एक बार सर को मैसेज किया कि सर एकेडमी में कार्यक्रम है, खान सर को आपको आना है, क्योंकि हर जगह डिमांड रहती है कि सर एंकरिंग करेंगे। सर के मैंने फ़ोन भी नहीं किया, मैसेज किया था, मैसेज पे तुरंत रिप्लाई आ गया सर मैं आऊँगा। और कल मेरी बात हुई थी, मैंने कहा सर कल सुबह आना। तो मैं सर का आभारी हूँ कि वेरी शॉर्ट नोटिस और मतलब अपना समय निकाल कर किसानगंज से मोटरसाइकिल चला के यहाँ आए इतनी गर्मी में, जबकि सर के संडे को आज काम भी होंगे और भी कई चीज़ें होंगी, उसके बावजूद सर ने आज हम सब के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अपने आरएस के स्टूडेंट्स को संबोधित करके अपनी स्पीच को शुरू करती हूँ। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जितने भी यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट आए हैं जो आरएस की तैयारी या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम यहाँ पर सफल होकर निकलें, और कहीं ना कहीं हम भी एक बार जब कृष्णा एकेडमी का सेमिनार हो तो यहाँ पर बच्चों को संबोधित करने और मोटिवेट करने के लिए आए, उनके लिए जितने कीवर्ड्स थे, जितनी बातें थी, जितनी मोटिवेशनल चीज़ें थी, जितने आपकी सफलता की पॉइंट्स थे, वो सब आपको बताए गए। मैं उसमें कुछ चंद चीज़ें शामिल करना चाहूँगी, और जो यहाँ मंच पर आसीन जितने भी लोगों ने बताई हैं उनको भी मैं आपको बताना चाहूँगी शॉर्ट में, क्योंकि कई लोग आते हैं, सुनते और निकल जाते हैं और वो लोग सफलता प्राप्त नहीं करते। लेकिन जो आपने सुना है, अगर आप उसको अपने जीवन में उतारोगे तो निश्चित रूप से आप भी एक दिन सफल होकर यहाँ पर आप दूसरों को गाइड करते हुए नजर आओगे। तो सर ने जो बात कही, तो सबसे पहली बात तो किसी के पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश मीडियम है, किसी के पास हिंदी मीडियम है, किसी के घर में बहुत संसाधन है, किसी के घर में बहुत कम संसाधन है। संसाधनों का अभाव, मेरा मानना है पर्सनली, संसाधनों का अभाव आपको जीवन में बहुत आगे लेकर जाता है। मैं तो आज भी घर में एसी होने के बावजूद पूरे दिन एसी हम लोग नहीं चलाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्ट्रांग बने, और स्ट्रांग बनकर जब वो निकले फील्ड में तो कोई और ऐसा ना हो जो उनको मात दे सके। तो अगर आपके पास संसाधन हैं तो भी उनसे दूर रहिए। जितनी सुख सुविधा के साथ आप रहेंगे, मैम ने कहा था कि साधु का जीवन होना चाहिए, जितनी सुख सुविधा के साथ आप रहेंगे आप अपने एम से धीरे धीरे उतने ही दूर होते जाएंगे। इसलिए संसाधनों का अभाव नहीं है तो बनाइए, और बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में मत रहिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तभी सफलता हासिल हो पाएगी। मुरारी जी सर ने कहा कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ये पहले एक टाइम था जब हमने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट की थी, आई थिंक उतना ध्यान नहीं दिया जाता था कि तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी की किताबों को भी बहुत ध्यान से पढ़ा जाए, कंपटीशन में काम आएगी। आजकल तो अगर आप दिल्ली में भी कोचिंग करने जाएंगे ना तो पहले कहेंगे कि 6वीं से 12वीं की एनसीईआरटी पढ़िए। इसका मतलब जब कभी भी जो भी आप पढ़ रहे हैं उस पर आपका 100% फोकस होना चाहिए। 2018 के आरएस के पेपर में एक रमाबाई का क्वेश्चन आया था जिस पर काफी विवाद हुआ था कि आंसर क्या होगा, और वो आपको आंसर राजस्थान अध्ययन की एनसीईआरटी की किताब में मिल जाएगा। और जो कंपटीशन एग्जाम होता है और आपत्ति दर्ज होती है तो आरपीएससी बोर्ड की बुक जो होती है, एनसीईआरटी की बुक जो होती है, उनको कंसीडर करती है। और बड़े इत्तेफाक, मतलब जो सवाल लोगों को कठिन लगते हैं और लोग आके बात करते हैं कि कहाँ से पूछ लिया, वो आपको एनसीईआरटी की किताब में विद आंसर आपको मिलेगा। तो इसका मतलब सबसे बड़ी गलती तो हम ये कर रहे हैं कि हम मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे पास जो चीज पड़ी है और जहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा वो हम नहीं कर रहे। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि राजस्थान जीके आप किसी भी कोचिंग से, किसी भी टीचर से पढ़े, उसके पहले जो 4 किताबें राजस्थान अध्ययन की चलती है एनसीईआरटी में, वो 4 किताबों के नोट्स आपके पास होने चाहिए। और आपके नोट्स में आप इंक्लूड करें कि मैंने ये दुर्ग वाला चैप्टर पढ़ लिया, पर इस दुर्ग के चैप्टर में मैंने एक बात डिफरेंट पढ़ी है, ये मेरे नोट्स में इंक्लूड होनी चाहिए, ताकि उस समय जब आप नोट्स पढ़ें लास्ट में रिविजन के टाइम तो आपको किताबें उठाकर देखनी ना पड़े। एक चीज है कि आपको रिविजन मस्ट है। सबसे बड़ी जो कमी मुझे, मेरे जब तक मैं असफल रही, क्योंकि मैंने 2010 का भी आरएस दिया था, तब मैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई थी, लेकिन उसमें मेरा वेटिंग में रह गया था कि नहीं हुआ। 2012 में फिर प्रॉपर में जैसे ना होकर अपना स्टेट सर्विस में चयन हो गया। तो एक जो कमी मुझे नजर आई हमेशा वो ये आई कि जब हम पढ़ते हैं ना तो पढ़ाने वाला जो भी पढ़ाता है उसको लिखते जाते हैं। कभी क्लास मिस हो गई तो दूसरे दिन कहेगा तेरी कॉपी दे दे, मैं इसको नोट कर लेंगे, बहुत सारी किताबों से उसको ले लेंगे, बहुत सारे यूट्यूब से वीडियो सुनकर लिख लेंगे,
लेकिन रिवीजन के नाम पर वो चीज़ें रिवाइज नहीं हो पाती हैं। हम केवल मैटर कलेक्ट करने में रह जाते हैं, पता नहीं दिल्ली से जयपुर से कहाँ से नोट्स मांगते हैं, बनाते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो ये मान लीजिए कि आपने अपनी मेहनत को खुद ने आपने उसको पानी में बहा दिया है। रिवीजन इतना मस्त है, कम पढ़ो लेकिन उसको बार बार रिवाइज करो। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पढ़े हुए में से क्वेश्चन आ गया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आरपीएससी का एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतने इजी है, क्वेश्चन आता है आंसर सामने ही होता है, क्वेश्चन आ रहा है आंसर सामने है, बस 4 आंसर आपको दिए हैं, उसमें से एक तो आंसर है, आंसर सामने है, आपको केवल उस आंसर का चयन करना, आंसर छुपाया भी नहीं है। अब इससे साधारण और क्या होगा कि प्रश्न का उत्तर हमारी आंखों के सामने रखा है, इससे साधारण कुछ हो सकता है क्या? आपके तो दूसरे से पूछने की क्या जरूरत है, आंसर तो सामने आपके। बस आपके पढ़ते समय फोकस आपका, वो कहते हैं ना अर्जुन को अगर चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए तो चिड़िया की आंख ही दिखनी चाहिए। अगर आप पढ़ते समय मोबाइल पर ध्यान है, अलार्म पर ध्यान है, पेजेस पर ध्यान है कि इस यूनिट में और कितने पेज बचे हैं, मुझे इतना घंटा हो गया पढ़ते हुए, तो फिर आपका फोकस नहीं है, तब आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में स्थिर नहीं रहेगा। मेरी क्लास में मैं जो भी पढ़ाती हूँ उसका 80% बच्चे को क्लास में याद हो जाता है, क्लास में याद हो जाता है। और मैं उनको कह देती हूँ कि मैं इस जो आज मैंने पढ़ा है इसको मैं इस वीक में कभी भी पूछ सकती हूँ और उसके बाद भी कभी भी पूछ सकती हूँ, तो जब भी आप पढ़ेंगे उसको रिवाइज कर आएंगे। मस्त तो रिवीजन इतना मस्त है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप एक हफ्ते का जो टाइम टेबल आपने बनाया है उसमें कम से कम आप 8 से 10 घंटे का स्लॉट रिवीजन स्लॉट के नाम से डालें, चाहे वो पर डे में 2 घंटे हो, चाहे वो वीक में 7 घंटे हो, 8 घंटे हो। अगली जो चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। पढ़ते रहते मॉडल क्वेश्चन करते नहीं है, टेस्ट देते नहीं है। कारण ये होता है कि लगता है कि पहले पढ़ ले, टेस्ट में नंबर कम आए तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, क्यों टेस्ट में पढ़ ले कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, जब पढ़ लेंगे तब। ऐसा नहीं है। मैं तो कहती हूँ आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, पहले सिंधु घाटी सभ्यता के प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन कर लीजिए। आजकल तो घटना चक्र के नाम से किताबें आती है, और घटना चक्र के नाम से जो किताबें आती है जैसे वो अलग अलग आती है, हिस्ट्री की अलग आएगी, पॉलिटी की अलग आएगी सब। और उसमें क्या होता है कि जैसे उस किताब में पॉलिटिकल साइंस के हिस्ट्री का सिंधु घाटी सभ्यता अगर है तो उसके वो सारे सिंधु घाटी सभ्यता के एमपी में, यूपी में, आईएएस में, आरएस में जो क्वेश्चन आए वो उन्होंने डाल रखे, नीचे एक्सप्लेन कर रखे। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ अगर आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और हिस्ट्री का घटना चक्र आपने पढ़ लिया तो अगर हिस्ट्री के 12 क्वेश्चन आए 5 या 6 क्वेश्चन आपको उसमें से मिलेंगे, 5 या 6 क्वेश्चन आपको उसमें से मिलेंगे। आपका सिलेक्शन 50% से भी कम नंबर पे हो रहा है प्री में, 50% से भी कम। और अगर बढ़ भी जाए 12 में से 6 क्वेश्चन तो आपको वो मिल गए जो आपने देख रखे हैं, पढ़ रखे हैं, सुन रखे हैं। तो लेकिन हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं करते, हम क्वेश्चन देते ही नहीं है, पेपर करते ही नहीं है। कारण यही है कि हमारा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। जबकि एक बात बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन आपने पहले देख लिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आपने बाद में पढ़ा, और जब टॉपिक आया मोहनजोदड़ो और उसमें आपको पता है कि मोहनजोदड़ो से ये क्वेश्चन आया है, तो पढ़ते समय आपका दिमाग नहीं कहेगा ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, कहेगा ही नहीं कहेगा। और आपकी जो नजर है ना वो चील और कौवे जैसी हो जाएगी उस समय कि ये क्वेश्चन आया था, इसका मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो स्मार्ट स्टडी उस स्टडी को कहते हैं। सर ने बहुत अच्छी बात कही गोपाल सर ने कि आप जब प्री का एग्जाम देते हैं ना विस्तृत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन है टिक ही करना, तो जितना पढ़ोगे बस ऐसा पढ़ोगे बस वो दिमाग में आ जाए और सही टिक हो जाए हमारा। लेकिन जो मेंस का एग्जाम है ना वो गहराई का है, और गहराई भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स में नहीं है। जो टॉपिक टू द पॉइंट सिलेबस में दिया है, सबसे पहले तो एक काम करना कि जैसे आपने हिस्ट्री की कॉपी बनाई है ना, राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो, अलग अलग कॉपी बनाई ना, सबसे पहले आगे उसका सिलेबस चिपकाना काट कर। सिलेबस को अलग से रखने की जरूरत नहीं है, कॉपी के आगे चिपकाइए। और सिलेबस आपको टिप्स पर याद, इससे आसान क्या होगा, आरएस के पेपर में सिलेबस से क्वेश्चन आ जाता है, सिलेबस से। मैंने खुद ने देखा है, और आप उठाकर अगर लास्ट ईयर के पेपर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आरएस के पेपर में केवल सिलेबस भी अगर पढ़ा होता तो 2-4 क्वेश्चन तो उससे भी सॉल्व हो जाते। पर सिलेबस हम लेकर कॉपी घूमते रहते हैं, टिक लगाते हैं, ये पढ़ लिया इसको टिक लगा दी, ये पढ़ लिया इसको, वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। रिवीजन क्या 3 से 4 बार हुआ है क्या? रिवीजन मस्ट है 3 से 4 बार। जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो क्या क्या मैंने आपको बताया, सिलेबस आपका याद होना चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। कोई मैटर नहीं करता कि आप पढ़ने के बाद कर रहे हैं, पहले करिए, मेरा ऐसा मानना है। रिवीजन आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एनसीईआरटी की बुक्स आपकी हाइलाइटर से हाईलाइट होनी चाहिए, और उसके जो की पॉइंट्स है जो आपको लगता है कि आपको कोचिंग में नहीं बताए या आपकी नज़र से छूट गए हैं, तो उनको आप अपने नोट्स में ऐड करें। एक और चीज़ है जो मैं भी करती थी हमेशा, आज भी मेरे पास मेरे रजिस्टर पड़े हैं, और जो स्टूडेंट मेरे से जुड़ते हैं मैं बहुत आराम से देती हूँ, आराम से शेयर करती हूँ। आपने 200 पन्ने किसी नोट्स के बनाए हैं, किसी टॉपिक के बनाए हैं, सपोज हिस्ट्री के आपके 400 पेजेस हो गए,
ये 400 पेजेस, मेरी तो आदत थी कि जैसा मैंने एक पेज पढ़ा है और इस पेज पे कोई चीज़ काम की तो मैं हाशिए के इस तरफ लिख देती थी और उसको हाईलाइट कर देती थी। पढ़ते समय मैं उसको पूरा रिवाइज नहीं करती थी। 400 पेज की जो आपकी कॉपी है, 40 पेज में नोट्स बनने चाहिए उसके, 40 पेज में। और वो 40 पेज कोई मांगे तो 10 बार दे दो, क्योंकि आपके अलावा उसको कोई भी नहीं समझ सकता। तो हमेशा जो भी पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट 100% बनाइए। अगर आपने शॉर्ट नोट नहीं बनाए हैं तो रिवीजन के समय आप 400 पन्ने पलटेंगे, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और वहाँ एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है। आज मैं देखती हूँ कि प्री में बहुत सारे लोग बहुत बार सेलेक्ट हो जाते हैं, मेंस में सेलेक्ट नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी कमी है कि मेंस में जो टेस्ट सीरीज होती है, जो लिखना होता है, जो चेक कराना होता है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। प्री की आदत पड़ी हुई होती है पढ़ने और पढ़ने की, लिखने का नाम आता है, लिख लेंगे कोई नहीं एग्जाम में। जबकि मेंस का एग्जाम आते ही आपको लिखने, अलार्म लगाकर, आपको कम से कम आपके अंदर होना चाहिए कि अलार्म लगाकर मैं बैठूं और देखूं कि ये मैंने मॉडल पेपर कितनी देर में अटेम्प्ट किया है, क्या लिखा, और फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जो अच्छा गाइड कर सके। सर के लिए मैं बताना चाहूँगी, ललित सर से मैंने खुद ने पॉलिटिकल और ज्योग्राफी पढ़ी। मतलब पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, बीएससी से हूँ। अभी आपने से किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि बीएससी के बाद आरएस के लिए क्या करना चाहिए। मैं खुद बीएससी से थी, मुझे लगा कि मैं साइंस के सब्जेक्ट ले लूँ, तो मैंने कुछ लोगों से गाइडेंस लिया। तो देखा तो उस समय मैं हिंदी मीडियम से थी और मैंने देखा कि इंग्लिश मीडियम में ज़्यादातर अच्छी बुक्स मिल रही हैं। तो मुझे लगा कि मुझे प्रॉब्लम होगी और कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं है। देन मैंने किसी से गाइडेंस ली। उस समय सब्जेक्ट चलते थे, मैंने हिस्ट्री और फिलोसफी सब्जेक्ट लिए थे। आज सब्जेक्ट का तो क्राइटेरिया ही हट गया है, आज सबके लिए सब समान हो चुका है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी और सब्जेक्ट से होकर आपने किसी के कहने से ले ली। बस उस समय सब्जेक्ट थे तब थोड़ा सोचना पड़ता था, आपको उतनी सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं साइंस स्टूडेंट थी तो भी मैंने हिस्ट्री फिलोसफी लेकर आरएस में अपना सिलेक्शन करवाया। और हिस्ट्री फिलोसफी आज भी मैं इतने अच्छे से क्लियर कर सकती हूँ कि आप कहोगे आज पढ़ा दूँ तो आज पढ़ा दूँगा। तो आपका फोकस 100% होना चाहिए। उसके बाद सर ने कहा संगत अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, आप आरएस बन भी जाओगे ना जब, तो आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। 6 महीने की ट्रेनिंग में से 3 महीने की ट्रेनिंग में आप सब लोगों के साथ, जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जैसे आरपीएस, एसडीएम होता है, आरपीएस होता है, अकाउंट सर्विस होती है, वीडियोशिप होती है, सबके साथ एक कॉमन ट्रेनिंग चलती है 3 महीने। उसमें आप सबके साथ बैठते हो, पढ़ाने वाले आते हैं, आप पढ़ते हो, है ना। और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग हो जाती है डिपार्टमेंटल, मतलब जो पुलिस अकेडमी वाले पुलिस अकेडमी में चले जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन वाले एडमिनिस्ट्रेशन में, बीडीओ आईजीपीआरएस में चले जाते हैं, अलग अलग होती 3 महीने। उसमें भी पेपर होते हैं। आप ऐसा सोचो कि एक बार आरएस में सिलेक्शन हो जाए और पढ़ाई से पीछा छूट जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। उसमें भी फाउंडेशन के पेपर होते हैं और जब तक आपके पेपर क्लियर नहीं होते ना, आपका फिक्सेशन नहीं होता जॉब का। 2 साल आपकी जॉब का फिक्सेशन की शर्त है कि फाउंडेशन के पेपर क्लियर होने चाहिए। संगत की बात भी मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि मेरे खुद के रूम में मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ थी और हम दोनों रूम शेयर करते थे। और वो थोड़ी आलसी थी, गजब आलसी थी। तो गजब आलसी क्या मतलब, जैसे आज चाय पी के कप यहाँ रखा और अगर आपने नहीं उठाया दूसरे दिन आप देखोगे तो वहीं मिलेगा 100%। तो उसको मैंने देखा कि हमारे फाउंडेशन के पेपर में तो एक लोग भ्रामकता फैलाते थे, ऐसे कह देते हैं कि यार इसमें क्या है, ये तो खुद ही पास कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, फेल भी हुए थे हमारे बैच में लोग। तो उसने ये लोगों ने कह दिया तो उसने भी ऐसे ही सोच लिया। सर्दियों का टाइम था, ट्रेनिंग अक्सर सर्दियों में होती है, नवंबर दिसंबर में आरएस। सर्दियों का टाइम था तो मैं पढ़ रही थी बैठ के, तो वो क्या सो गई, वो आलसी थी, वो सो गई अपने आराम से सो गई। तो उसने रजाई हटा के मेरे को देखा धीरे से कि क्या कर रही। तो उसने देखा मैं पढ़ रही हूँ, 11 बजे का टाइम था। फिर उसको अंदर कुछ मोबाइल चलाती हुई अपना थोड़ी देर हुआ 12 बजे, फिर उसने देखा उठ के कि क्या कर रही है, गर्दन बाहर निकाल के, तो देखा पढ़ रही हूँ। फिर थोड़ी देर हुई, फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा फिर भी पढ़ रही 12:30। फिर उसके 10 मिनट बाद तो उसने रजाई फेंकी और खुद उठ के बैठ गई कि साला ये इतनी देर से पढ़ रही, मैं क्या कर रही हूँ। मतलब मैंने देखा कि धीरे धीरे क्या हो गया। अब 2 चीज़ें हो सकती थी, या तो मैं उसके रंग में ढल जाऊँ या वो मेरे रंग में ढल जाए। मैंने तो अपना रंग चेंज किया नहीं, तो उसने देखकर क्या, वो खरबूजे को देखकर खरबूजे का भी रंग बदलता है। तो वही बात हुई कि उसने मेरे को देखकर उसने खुद के अंदर सोचा कि यार मैं कितना आलस करती हूँ। तो उसने ये बात कही। और आप एग्जाम के हॉल में देखेंगे यूनिवर्सिटी के पेपर में पहले इस बात की होड़ होती थी कि सप्लीमेंट्री कौन कितनी ज़्यादा ले रहा है, होती थी या नहीं होती थी बताओ, है ना। और मैंने तो महसूस किया है कि मेरी मतलब नॉर्मल जो हैंडराइटिंग से अपन लिखते हैं, कई लोग क्या करते हैं केवल कॉपी बनने के लिए बड़ा बड़ा लिख देते थे। अब जैसे ही लिखते हैं पेपर करते करते ऊपर से आवाज आती, मैडम एक सप्लीमेंट्री, तो सब देखते हैं सप्लीमेंट्री। अब मेरी एक पेपर बाकी है तो भी मैं कहूँगी मैडम मेरे को भी दो, होड़ होती थी। जबकि आपको आरएस में गागर में सागर भरना आना चाहिए। 50 शब्द की लिमिट है, 50 शब्दों में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के साथ और सपोर्ट में कितनी बातें आप अपनी चालाकी से, अपनी स्मार्टनेस से बता सकते हो कि तूने तो यही पूछा है, देख मुझे ये भी आता है। और तब आपके 50 नंबर, जब 50 शब्दों का जब आपका होगा, तब आपके पूरे में से पूरे अगले के हाथ खुलेंगे, वरना नहीं। और ये कैसे आएगा, केवल और केवल रिटन प्रैक्टिस। मेंस में अगर आपने
टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करके या खुद ने अपने एफर्ट से लिख के कई कॉपियां कई रजिस्टर नहीं भर दिए ना, तो आप उम्मीद मत करना प्री में आप 10 बार सेलेक्ट हो जाओगे, मेंस में आपका रेशो कम हो जाएगा सिलेक्शन का। और इंटरव्यू लोगों को मैंने ऐसा कहते सुना है, अरे ये इंटरव्यू में रह गया। इंटरव्यू में कोई नहीं रहता। इंटरव्यू के मार्क्स कितने हैं? 100 नंबर। मेंस के मार्क्स कितने हैं? 800 नंबर। और प्री के मार्क्स कितने हैं? 200 नंबर। प्री के मार्क्स बॉर्डर लाइन है, उसमें कौन सा आपको झंडा गाड़ना है कि मेरे सबसे ज्यादा नंबर है? क्या करना है? केवल बॉर्डर लाइन है, इसको क्रॉस करके आपको उधर जाना है, ऐसा ही पढ़ना है आपको। वो 200 नंबर में से आपके 100 नंबर है, 125 नंबर है, 70 नंबर है, 80 नंबर है, कोई मैटर करता है क्या? जुड़ रहे हैं क्या कहीं? तो फिर काहे की टेंशन? अब वो 800 नंबर है ना, उस पर सारा फोकस होना चाहिए। सपोज आपके 800 में से 500 नंबर आ गए, तभी तो टॉप कर जाता है आदमी। 800 में से आपके 500 नंबर आ गए। अब इंटरव्यू वाले को आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगी, उसने आपको 100 में से 50 ही दे दिए, हाईएस्ट मार्क्स 80 थे, उसने आपको 50 ही दे दिए, क्या उखाड़ लेगा आपको? क्या कर लेगा आपका? आपकी मेंस में हमने फोड़ा हुआ है बिल्कुल बढ़िया से पेपर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज जो है वो है आपका मेंस का एग्जाम, और आपकी प्री के साथ ही आपकी इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो जाती है। जब आप प्री की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उस समय से आपकी इंटरव्यू की तैयारी शुरू होती है, क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो कहाँ काम आएगा? आपका इंटरव्यू में काम आएगा। तो प्री और मेंस में इंटरव्यू की तैयारी साथ चल रही है आपकी, और इंटरव्यू में कोई भी नहीं रहता। इंटरव्यू में सिर्फ रैंक ऊपर नीचे होती है कि आपके 10 नंबर ज्यादा थे तो आप जो है एसडीएम बन गए, उसके 10 नंबर कम थे तो वो जो है वीडियो बन गया, अकाउंट सर्विस में आ गया, ऐसा होता है सर। तो कुल मिलाकर ये अगर 5-6 रूल आपने फॉलो कर लिए, एक और चीज बताना चाहूंगी, मानसिकता, मेंटलिटी। कहा भी था कि आपकी मेंटलिटी का बहुत फर्क पड़ता है। एक रूल होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और एक रूल होता है गीगो, GIGO। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा दिमाग में डालोगे तो कचरा ही बाहर आएगा। दिमाग के अंदर जो जमीन है बड़ी उपजाऊ है, अगर आपने एक भी नेगेटिव थॉट दिमाग में डाला तो नेगेटिव ही फसल होगी और नेगेटिव ही रिजल्ट होगा। और दिमाग की उपजाऊ जमीन में एक भी बीज पॉजिटिव चला गया तो फसल भी पॉजिटिव होगी और रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं फॉलो करती हूँ और मैंने उसका बेहतर परिणाम देखा है। एजुकेशन सेक्टर में मैं थी तब मैंने रीट भी क्लियर किया है, मैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर भी रही, RS में मैं बाद में आई हूँ, और उससे पहले भी कई कंपटीशन के एग्जाम ऐसे थे जो क्लियर हो गए थे, पर मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरा RS में सिलेक्शन हो चुका है। सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र मेरा था वो था पॉजिटिविटी, जो मैं आज भी किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ती। और अगर मेरे सामने कोई नेगेटिविटी फैलाता है तो मैं खुद उससे दूरी बना लेती हूँ, डिस्टेंस बना लेती हूँ। आपको रात को सोते समय लास्ट थॉट पॉजिटिव होना चाहिए और टारगेट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपको लास्ट थॉट जब आपको लगे कि ये करते करते मुझे नींद आ गई, कई बार होता है ना मूवी देखते देखते मोबाइल कब मुंह पे गिर गया, कब आप सो गए, तो आपकी लास्ट थॉट होनी चाहिए कि मैं RS बन गई, बन जाऊंगी नहीं होना चाहिए, फ्यूचर टेंस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वो बन गई। बस इसके साथ आप सो जाइए, यूनिवर्स में एक मैसेज जाएगा कि आप RS बन चुके हैं। तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ें अट्रैक्ट करेगा आपकी तरफ जो आपको RS बनाने में हेल्पफुल होंगी। वो कोई टीचर हो सकता है, किसी के नोट्स हो सकते हैं, किसी की बुक हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई कोचिंग हो सकता है, जो भी आपके लिए बेहतर होगा वो आपको मिलेगा। कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अपनी पॉजिटिविटी, अपनी मानसिकता का कभी भी ये नहीं करें कि उसका आप बिल्कुल सत्यानाश आपने कर रखा है, नेगेटिव थॉट्स आपने दिमाग में भर रखी हैं। अगर ऐसा है तो फिर आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। डिवीजन मैंने आपको बता ही दिया। एक है कि मेहनत का कोई पर्याय नहीं होता, मेहनत का कोई दूसरा, कोई पेपर लीक हो रहे हैं, कई होते हैं मेरी क्लास में मेरे स्टूडेंट जो कहते हैं मैडम लड़कियों को रीट में 50% आरक्षण मिल गया, आधी सीटें ये ले जाएंगी, फिर दूसरे आरक्षण होंगे, हमारे लिए क्या बचा? ये अपने सोचने का विषय नहीं है। आप वो चीज़ सोचिए जिसमें आप अपने लेवल पर कुछ कर सकते हैं। ये सोचकर आप उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये सोचकर अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो अपने आप को उस लेवल पर आपको पहुंचाना होगा। आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ मेहनत के बल पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। सफलता का एक ही माध्यम है और वो माध्यम है आपकी कठिन मेहनत। अब आपकी कठिन मेहनत भी कैसे होनी चाहिए? स्मार्टनेस के साथ होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? स्मार्टनेस के साथ होनी चाहिए। आपको जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में आप जब दूसरे राजाओं की व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर से अगर क्वेश्चन आएगा तो जहांगीर की चित्रकला से आएगा, शाहजहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो शाहजहां की स्थापत्य कला से आएगा। तो आपके जो अंदर की जो 6 इंद्रियां है ना, 5वीं के साथ 6वीं, वो सब जागृत हो जानी चाहिए। जैसे ही जहांगीर पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते जहांगीर की चित्रकला आ गई, माइंड में इंडिकेटर लग जाने चाहिए कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कहोगे कि हमें कैसा पता चलेगा कि जहांगीर से चित्रकला से आएगा? लास्ट ईयर के
क्वेश्चन। इसीलिए कह रही हूँ कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पहले पढ़ डालो, ताकि पढ़ते समय दिमाग इंडिकेट करे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आएगी ही आएगी एग्जाम में, और यहाँ मेरा पूरा फोकस होना चाहिए। अगर आपने ऐसा करा, जितनी भी बातें आपको बताई हैं, अगर आपने इनको किया, तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब सर ने मुझे एक वो जिम्मेदारी दी थी कुछ, है ना, मैं देखती हूँ सर ने क्या भेजा है। हाँ, मैं आपको वो सुना देती हूँ क्योंकि सर ने कहा है, मुझे भी बहुत याद नहीं है। पहले क्या है कि पहले कॉलेज में थे तो बैंकरिंग और ये सब बहुत किया, एजुकेशन सेक्टर में थे तो वहाँ भी वो सर कह रहे थे कि टीचर को बोलने का बड़ा शौक होता है, तो वो टीचर जब बन जाते हैं, वैसे मुझे लगता है कि एक आपके पास एक ऑप्शन और होना चाहिए। जैसे आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आरएस और आईएएस की तैयारी लंबी तैयारी होती है। कई बार होता है प्री मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू आपका हुआ, उसके बाद आप रह गए, तो ऐसे में क्या, एक हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए। उसी ऑप्शन के लिए मैंने बीएड, एमएड, नेट, जेआरएफ किया था कि मेरे पास एक ऑप्शन है और मैं टीचर हूँ और मुझे इतना खोने के लिए कुछ ऐसा है नहीं। वे आप जब कुछ बन गए, आप एजुकेशन सेक्टर में चले गए, एलडीसी आप बन गए, तो एक दिमाग में आता है कि मेरे पास खोने के लिए क्या है, कुछ नहीं, मैं तो यहाँ तो हूँ, लेक्चरर तो मैं हूँ, ये तो कोई छीन नहीं सकता। पाने के लिए बहुत कुछ पड़ा है, खुला है आसमान, उड़ो आप जितना उड़ना चाहते हो। तो आपको अपनी मानसिकता को पॉजिटिव रखना है, ध्यान आपका लक्ष्य पर होना चाहिए, जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाए वो 3 से 4 बार रिवाइज होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको फॉलो करना है। ये अगर आपने सूत्र रखना है, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सफलता आपको नहीं मिलेगी। 100% मेरी गारंटी है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, मेरा ऐसा मानना है, पता नहीं आप अपने टाइम टेबल बनाकर दीवारों पे लगाते होंगे, पर मैं अपने हर दिन का टाइम टेबल हर दिन बनाती हूँ, रोज डेली। उसका एक रीज़न था कि मेरी हर दिन की परिस्थिति सेम नहीं रहती। आज मैंने सोचा कि मैं 8 घंटे पढ़ाई करूँगी, आज मेरी मदर की तबीयत खराब हो गई, आज मुझे मम्मी की वजह घर में काम करना पड़ा, तो मेरा वो टाइम उधर कंज्यूम हो गया। अब आज का टाइम टेबल डिस्टर्ब हो गया, अब मैं मानसिक रूप से परेशान होंगी कि आज तो मेरा पढ़ाई नहीं उतने घंटे। इसलिए बेटर है हर दिन का टारगेट लो, सुबह उठो ना, सब डिसाइड कर लो मेरे लक्ष्य में ये सब्जेक्ट है, इसको आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है, इसका हिस्ट्री का ये पढ़ना है, करंट में ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और शाम तक उस टारगेट को किसी भी तरह, उठते बैठते जागते सोते, 8 घंटे सोना है सो, लेकिन वो टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। हर दिन का टारगेट होना चाहिए, हर दिन का टारगेट अचीव होना चाहिए, और अचीव होने के बाद थोड़ी बहुत मस्ती, थोड़ा बहुत अपना जो भी शौक है, म्यूजिक सुनना, ये वो आप कर सकते हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है, बाकी सबकी अपनी अपनी राय होती है। कोई बच्चा अपनी बात रखना चाहे, कोई हो सकता है आपको कोई अच्छी बात पता हो, शेयर कर सकते हो, करना है किसी को। सीमा मैम को आप लोग सुन रहे थे, और यकीन से मैं एक बात कह सकता हूँ कि आप जिस सेमिनार के लिए आए थे और जितना आप मन में क्वेरी लेके आए थे कि हमको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये क्या होता है, ये क्या होता है, आपके बिना पूछे शायद सीमा मैम ने सब कुछ क्लियर कर दिया है और आप